Rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बताना है, जो हर लेक्चर में बताई जाती हैं। अपने पास एक नोटबुक रख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, जो समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें हेडिंग्स नहीं बनेंगी। और जब भी टॉपिक आपको अटैम्प्ट करना होता है, चाहे वो बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में से हो, तो उसमें आपने हेडिंग्स ज़रूर बनाना होती हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ पॉइंट्स पर है और आपने इसमें उसकी हेडिंग्स ज़रूर बनानी है। तो इसको तरतीब के साथ आपने दर्ज करते आना है। टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, टॉपिक है ज़रई इस्लाहात। ज़रई इस्लाहात वही कड़ी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के हवाले से, जिसका हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया और वो था सनतों का कौमी आना। उसके बाद हम लेबर इस्लाहात की जानिब आए और आज इसी सिलसिले की एक और कड़ी ज़रई इस्लाहात पर मबनी है। सनतों को कौमी आना मैं दोबारा से आपको समझाए देता हूँ बिल्कुल मुख्तसरन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत संभालते हैं, सरमायादार ख़ानदान होता है, 22 तमाम दौलत उनके पास होती है। और उसके बाद वो सबसे पहले 2 जनवरी को 10 बड़ी सनतें और 16 जनवरी 1972 को मज़ीद 11 सनतें हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती है। यही सिलसिला बीमा कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ होता है। 16 मार्च 1972 वो तमाम कंपनियां हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती है। इसके बाद 1 जनवरी 1974 को शेड्यूल्ड बैंक या जिनको स्केड्यूल बैंक कहते हैं, हुकूमत उन्हें अपनी तहवील में ले लेते हैं। इसके बाद जो सिलसिला हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो था लेबर इस्लाहात का। लेबर इस्लाहात जिसमें इंतज़ामी कमेटी में मज़दूरों को नुमाइंदगी दी गई, औकात कार की कमी हो या बुढ़ापे में बीमा और ग्रेजुटी के हकूक़, हुकूमत ने इसमें इस्लाहात लाई। इसके बाद लेबर इस्लाहात के हवाले से बात करें तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मज़दूरों को इंतज़ामी कमेटी में हिस्सा दिया गया, नुमाइंदगी दी गई, उनके औकात कार जो उनकी मज़दूरी के थे उनको नई शक्ल दी गई, बुढ़ापे और में ग्रेजुटी और पेंशन के हकूक़ फराम किए गए, मैट्रिक तक किसी एक बच्चे की तालीम मुफ्त, शॉप स्टीवर्ड का हो जाए, सनती रवाबित कमीशन हो जाए और इसके साथ उनकी मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक हमारा है ज़रई इस्लाहात। ज़रई इस्लाहात के हवाले से जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसकी मैशत का इन्हिसार काफ़ी हद तक ज़राअत पर है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन नहरी निज़ाम है, अल्लाह ताला के दिए हुए 4 मौसम हैं, तो ये इलाके ज़राअत के हवाले से इंतहाई ज़रख़ेज़ माने जाते हैं। ज़रई इस्लाहात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पहला कदम उठाया वो है इनफरादी हद मलकियत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस्लाहात की उसमें सबसे पहली बात थी इनफरादी हद मलकियत के एक फ़र्द ज़मीन की कितनी हद रख सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जिनको वाज़ेह करना ज़रूरी है। एक है बारानी ज़मीन और एक है नहरी ज़मीन। बारानी ज़मीन हम उन ज़मीनों को कहते हैं जो बारानी रहमत के हवाले से आबाद होती हैं, बारिशें आती हैं तो वहाँ पर फसलें होती हैं। दूसरा सिलसिला होता है नहरी ज़मीन का, जहाँ पर डैम्स और दरियाओं से नहरें निकाल कर जिन ज़मीनों को सैराब किया जाता है उन्हें नहरी ज़मीनें कहते हैं।
नहरी ज़मीनें क्योंकि सारा साल वहाँ पर पानी पहुँचता है तो वो ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं। इसके बरक्स बारानी ज़मीन अगर खुदा न खास्ता कहत साली हो जाए, बारिशें कमी का शिकार हो जाए, तो उन इलाकों में फसलें कम होती हैं। तो अहमियत के एतबार से नहरी ज़मीन ज़्यादा मुफीद भी करार दी जाती है और ज़्यादा अहम भी करार दी जाती है। और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा नहरी ज़मीन पर ही मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर जो हमारे ज़रख़ेज़ मैदान हैं, दरियाए सिंध का बालाई मैदान हो और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। बालाई मैदान को हम पंजाब कहते हैं क्योंकि ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है, और उसके बाद दरियाए सिंध एक शक्ल में बहता हुआ समंदर की तरफ रवाना होता है। वो इलाका मिठन कोट के बाद का, उसको हम दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं। तो इनफरादी हद मलकियत के हवाले से ऐलान किया गया कि एक फ़र्द बारानी ज़मीन का सिर्फ 300 एकड़ का हकदार होगा, जबकि नहरी ज़मीन 150 एकड़ तक महदूद कर दी गई। इसके अलावा हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया, और वो कदम क्या था कि मार्च 1976 तक, मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन ज़मीन गरीब किसानों और काश्तकारों में तकसीम कर दी गई। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत का एक नहायत मुस्बत कदम था। इसकी वजह से लोग उसको पसंद मज़ीद करने लग पड़े। वो एक अवामी लीडर था और उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफ़ा होने लग गया। इसके बाद हम देखते हैं, और हमारे पास सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से एक फ़ैसला आता है जो हुकूमत करती है। तो इसकी हेडिंग हम बनाएंगे सरकारी मुलाजिमीन के लिए हद। सरकारी मुलाजिमीन के लिए कहा गया कि दौरान मुलाजमत और मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट के पहले 2 सालों में उनके लिए 100 एकड़ तक ज़मीन जो है वो महदूद कर दी गई। कितने एकड़ तक? 100 एकड़। और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इससे ज़ायद ज़मीन जो है वो हुकूमत उसे अपनी तहवील में ले लेगी, अपने कब्ज़े में कर लेगी। फ़ौजी अफसरान को इस शिक से मुस्तस्ना करार दिया गया। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है तालीमी इदारों के लिए हद। तालीमी इदारों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनके नाम पर इसके अलावा कोई शख्स अपनी ज़ायद ज़मीन नहीं रख सकता। ठीक है, तालीमी इदारों और इनके लिए ज़मीन की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। इसके नाम पर कोई शख्स जो है वो इसे ज़ायद ज़मीन नहीं रख सकता। तो तालीमी इदारों के लिए ये फ़ैसला किया गया, कोई शख्स कहे कि हम तालीमी इदारे खोल रहे हैं तो हमें इससे ज़्यादा ज़मीन दी जाए, तो ये उसके लिए नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं आबियाना और
मालिया। हुकूमत ने इस हवाले से फ़ैसला किया कि जो ज़मींदार हैं आबियाना यानी कि जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है या उनकी ज़मीन का जो टैक्स है वो ये ख़ुद अदा करेंगे। ज़मीन पर रखे मुलाजमीन या हारी इससे मुस्तस्ना होंगे, ये बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है वो मवेशी फार्म्स और बागात के हवाले से। मवेशी फार्म और बागात। मवेशी फार्म्स, अस्तबल और बागात के नाम पर ज़मीन ज़्यादा नहीं दी जाएगी। जो हद मुकर्रर है, हुकूमत ने हद मुकर्रर कर दी, उस हद से तजावुज़ नहीं किया जाएगा। ये एक नहायत अहम कदम था। इसके बाद हम बढ़ें तो हमारे पास अगली हेडिंग आती है शिकारगाहें। जितनी भी शिकारगाहें थी, ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ा रकबा शिकारगाहों के लिए मुख्तस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शिकार करना होता है। मुख्तलिफ़ अक़साम के चरिंद परिंद उनको ख़ुसूसी तौर पर उस इलाके में उनकी परवरिश की जाती है, और फिर उनके शिकार के लिए भी कुछ अहम लोग ही होते हैं, जैसा कि कोई बाहर मुल्क के शहज़ादे, जैसे हमारी तरफ एक बड़ी मशहूर बात थी कि अरबी शहज़ादे आकर इन शिकारगाहों में शिकार करते हैं और हुकूमत उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उनके पसंदीदा शिकार की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करती है, और ऐसी शिकारगाहें उनके लिए रखी जाती हैं। खैर, इस बात से हटकर शिकारगाहों के लिए जो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि तमाम शिकारगाहें जो बनाई गई थी हुकूमत ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। अलबत्ता कुछ शिकारगाहें उनको एक तारीख़ी अहमियत हासिल थी, तो उसके लिए फ़ैसला किया गया कि वो इन चीज़ों से मुस्तस्ना होंगी, हुकूमत उन पर अपने कब्ज़ा नहीं करेगी या उसको अपनी तहवील में नहीं लेगी। मुज़ारीन जो ज़मीनों पर मुलाज़िम होते हैं, मुज़ारीन के लिए क्या इक़दाम किया गया कि कोई ज़मींदार बग़ैर किसी ठोस वजह के उसे अपनी ज़मीन से नहीं निकाल सकता। वो ठोस वजूहात जिन पर वो निकाल सकता है कि वो बटाई ना दे, जो हिस्सा ज़मींदार का बनता है कि उसने वो काश्त किया है तो जिसका रकबा है उसको ये चीज़ दी जाए। अगर उसमें वो कमी करता है, नहीं देता, तो उसके बाद उसके ऊपर कानूनी तौर पर ये लागू हो जाता है कि ज़मींदार उसको वहाँ से निकाल सके। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है इश्तमाल आराज़ी। इश्तमाल अराज़ी ज़मीन के क़तात जो मुख्तलिफ़ होते हैं उनको इकट्ठा करना। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, इसकी एक मिसाल दूंगा जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। हुकूमत ने इश्तमाल अराज़ी की ये स्कीम शुरू की ताकि ज़्यादा ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाया जा सके। इसकी मिसाल कुछ यूँ ही आप ले सकते हैं कि दो अफराद जिनकी ज़मीनें एक जगह पर बिल्कुल साथ साथ हैं और एक और जगह पर उनकी ज़मीनें बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन जब उन्होंने उसको एक ज़मीन को काबिल काश्त करने के लिए वहाँ पर वो ट्यूबवेल और मुख्तलिफ़ वहाँ पर चीज़ें करते हैं, उसी वक्त वो दूसरे हिस्से पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा इस जगह पर है और उसका दूसरा हिस्सा किसी और जगह पर है। वो एक जगह पर तो वो पैसा लगाएंगे, लेकिन दूसरा जो ज़मीन का हिस्सा होगा वो वहाँ पर पैसा नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह जो दूसरा फ़र्द है जिसकी ज़मीन का हिस्सा दूसरे फ़र्द की ज़मीन के साथ है, वो उसको आबाद करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो गैर आबाद रहता है। तो ऐसे सिलसिले में क्या किया जाता है, इन ज़मीनों को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो फिर एक इंसान की एक जगह पर वो पूरी ज़मीन एक जगह हो जाएगी और दूसरी की एक जगह से,
और जब इनके कतआत जो दोनों अलग अलग जगह पर थे वो जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो वो पूरी ज़मीन को वो एक ट्यूबवेल और चीज़ लगा कर उसको सैराब कर सकेगा और अच्छी तरीके से वहाँ से आमदनी का अपना ज़रिया बना सकेगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है तहरीक इमदाद बामी। तहरीक इमदाद बामी के तहत ज़मींदारों को जदीद मशीनरी से आगाही का प्रोग्राम जो है वो बनाया गया ताकि वो जदीद तरीक़ों से ज़राअत जो है वो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा टॉपिक तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात जो पिछले कुछ टॉपिक्स में थे, मुख्तसर सवालात मैं आपको इसके बाद यहाँ पर लिखवा दूँगा। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को ओवरव्यू दोबारा से लेते हैं। ज़रई इस्लाहात इनफरादी हद मलकियत 300 एकड़ रखी गई एक फ़र्द के लिए, लेकिन वो कौन सी होगी? बारानी ज़मीन। और 150 एकड़ रखी गई नहरी ज़मीन। सरकारी मुलाजमीन के लिए हद रखी गई कि वो 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी जो मुलाजमत के दौरान या पेंशन आने के 2 साल के अंदर जो ज़मीन ली, सिर्फ़ 100 एकड़ उनके पास होगी, उससे ज़ायद ज़मीन हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लेगी। तालीमी इदारे के नाम पर कोई शख्स ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकेगा। इसके अलावा आबियाना और मालिया ये ज़मींदार के ऊपर बोझ होगा। ज़मीन पर काम करने वाले अफराद या मुलाजमीन के ऊपर ये बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके बाद मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर भी इजाफ़ी ज़मीन जो है वो नहीं दी जाएगी। तारीख़ी शिकारगाहों को मुस्तस्ना करार दिया गया, बाकी शिकारगाहें जो है हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली। मुज़ारिन को यूं ही बेदखल नहीं किया जा सकेगा, ठोस वजूहात की बिना पर ही उनको बेदखल किया जाएगा। इज्तिमाल अराज़ी ज़मीन के कतात को इकट्ठा किया गया ताकि मज़ीद ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाया जा सके। और तहरीक इमदाद बामी के तहत ज़मींदारों को और काश्तकारों को जदीद तरीक़ों से आगाह किया गया ताकि वो बेहतर ज़मींदारी कर सकें। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पेन कॉपीज़ यकीनन आपके पास होंगे, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक्स के अंदर से कुछ आ सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर्स में, तो वो मैं भी आपको कुछ लिखवा सकता हूँ जो पिछले 2 टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया, आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आइंदा भी जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें कोशिश करेंगे जो मुख्तसर सवालात हों उसको दरमियान में ही आपको या टॉपिक के एंड में मैं आपको साथ में वो लिखवा दिया करूँ। तो जो पहला हमारा मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ वो हमारे पहले टॉपिक से है और उसके बाद हम दूसरे और तीसरे टॉपिक की तरफ आएंगे। पहला सवाल आप लिखेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे का हल्फ कब उठाया? कब उठाया? दूसरा सवाल आता है, कुल कितने सरमायादार ख़ानदान थे? इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है और वो है हुकूमत ने 10 बड़ी सनतें कब तहवील मिली?
इसके बाद है मज़ीद ग्यारह सनतें कब हुकूमती तहवील में ली गई? लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां या बीमा कंपनियां, हम बीमा कंपनियां यहाँ पे लिखेंगे, कब हुकूमती तहवील में ली गई? इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक, कब हुकूमती तहवील में लिए गए? हमारा इसके बाद सातवां सवाल है और वो है मज़दूरों के लिए औकात कार की नई शक्ल क्या मुकर्रर की गई? नंबर 8, शॉप स्टीवर्ड का ओहदा क्या था? नंबर 9, इसमें से इनफरादी हद मलकियत क्या मुकर्रर की गई? और 10वां सवाल, और यकीनन यहाँ तक हमने एंड भी करना है, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लिखेंगे। इश्तमाल अराज़ी के मुतालिक बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये अपनी कॉपीज़ पर दर्ज कर लीजिएगा और नहायत आसानी से आपको किताब में उसके जवाबात मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इनको अच्छे तरीके से तैयार भी कीजिएगा और अपनी कॉपीज़ पर इन हेडिंग्स को अच्छे तरीके से दर्ज कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक्स को। बहुत शुक्रिया।